नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का लेक्चर सीरीज, जिसमें आधुनिक भारत का हर एक टॉपिक कवर करते चले जाएंगे। इसमें पीटी और मेंस ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड होगा। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आधुनिक भारत का स्टार्ट करते समय हम लोग पाते हैं कि इसमें बहुत सारे विवाद है। इतिहासकारों के बीच में इसके स्टार्टिंग को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुनर्जागरण काल से, जब भारत में पुनर्जागरण शुरू हुआ तो उस समय से आधुनिक भारत का स्टार्ट है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब मुगल सम्राट पतनशील अवस्था में आया, मीन्स औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब मुगल सम्राट धीरे धीरे धाराशाही हो गया, हम लोग देखेंगे कि 52 वर्ष में 8 शासकों का परिवर्तन होता है, 8 शासक चेंज होते हैं, तो वहां से मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत होता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, यूरोप से कंपनियों का, व्यापारिक कंपनी का आगमन होता है, तो वहां से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, वो इतिहासकारों का काम है, विवाद है, वो संभालते रहेंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ हम लोग को विवाद में नहीं उलझना है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, किस उद्देश्य से आते हैं और यहाँ पर उनका उद्देश्य चेंज होकर क्या हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ लीजिए। PDEDF ये कालक्रम है। व्यापारिक कंपनियों का स्टार्टिंग से जब आते हैं तो उसका कालक्रम है। P से क्या हुआ? पुर्तगाली। D से क्या हुआ? डच। E से क्या हुआ? इंग्लैंड मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। D से क्या हुआ? डेनिश। और F से क्या हुआ? फ्रांसीसी। तो सीरियल वाइज देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, तो पुर्तगाली के बारे में हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स बोला जाता है कि भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा द्वारा किया गया। क्या ये सही? आप ही लोग बताइए, सही है क्या कि वास्को डी गामा भारत का खोज किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस पॉइंट में बोला जाता है कि उस समय यूरोपवासी जो है वो भारत से अनभिज्ञ थे। तो जब यूरोपवासियों को भारत के बारे में जानकारी मिलती है तब बोला जाता है कि भारत का खोज हुआ। तो ठीक है, इसमें देखते हैं कि भारत का खोज करने की आखिर जरूरत कैसे पड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य पूरा विश्व में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे धाराशाही होते चला गया। इसमें देखते हैं कि एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है फ्रेंड्स वायजिड। जो वायजिड सेकेंड थे, इसका कार्यकाल देखा जाता है 1481 से लेकर 1512 तक। ये वायजिड क्या करते हैं कि जो ओटोमन साम्राज्य है इसका एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं, और इनके काल तक आते आते एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर इसके आगे देखते हैं सलीम। एक सलीम फर्स्ट नाम के सम्राट है, वो 1500 से, इनका कार्यकाल 1542 से लेकर 1520 तक था। इसके शासनकाल में आते आते फ्रेंड्स बोला जाता है कि ये मक्का मदीना पर भी अपना कैप्चर या कब्जा जमा चुके थे, और ये प्रथम बार ये खलीफा कहलाए। प्रथम बार ये क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है। हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है यूरोप, ये है नीचे अफ्रीका, बीच में ये भूमध्य सागर का ये रीजन आता है। यहाँ पर है रेड सी, ये रेड सी, ये अफ्रीका और ये यूरोप, ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर। फिर यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा एशिया का हो जाता है। और इधर आइए, एक रफ मैप है, आप लोग बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं रफ मैप के माध्यम से आप लोग को। ठीक, तो ये है। इसके बाद ये एक फारस की खाड़ी आ जाता है। फारस की खाड़ी के बाद ये हो गया आप लोग का ये भारत, ये भारत हो गया। अब देखिए क्या हुआ, जब ओटोमन साम्राज्य, यहाँ पर पूरा एशिया, यहाँ इसका सेंटर में क्या है? तुर्की। तो तुर्की का जब ओटोमन साम्राज्य का पूरे रोमन साम्राज्य पर जब कब्जा होने लगा, तो यहाँ पर जो देखिए इस माध्यम से, इसके माध्यम से क्या होता था? व्यापार होता था। ये भूमध्य सागर होती है रेड सी, और रेड सी के माध्यम से यहाँ से ऐसे व्यापार होता था।
लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य जब कैप्चर कर लिया इसको, तो स्थलीय व्यापारिक मार्ग है, स्थलीय व्यापारिक मार्ग, ये क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो यूरोपीय जो कंट्री है वो तो अब एशिया से बिल्कुल कट गया, क्योंकि यहाँ पर किसका, तुर्की का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया। अब इन्होंने क्या किया भाई, देखिए व्यापार तो करना ही है, तो व्यापार अब करे तो कैसे करे, तो इसके लिए अब यहाँ के जो यूरोपवासी हैं, इन लोग क्या किए कि अपने पैसे के बदौलत, अपने फंडिंग करके, जो वहां पर नाविक लोग हैं, नाविक लोग को फंडिंग करके और बोले कि तुम लोग जाओ व्यापारिक मार्ग का खोज करना। इसका मेन उद्देश्य क्या था, व्यापारिक मार्ग का खोज करना है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए 1486 ईस्वी में, 1486 एक बार्थोलोमी डियाज, ये बार्थोलोमी डियाज नाम का एक नाविक होता है। ये नाविक कहाँ आता है, केप ऑफ गुड होप्स, मीन्स इसको क्या बोलते हैं, इसको आशा अंतरिप भी बोलते हैं, इसको आशा अंतरिप भी बोलते हैं। ये कहाँ आया, ये मान लीजिए एक अफ्रीका का एक मैप हल्का फुल्का बना देते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये रहा यूरोप और ये रहा पूरा मान लीजिए अफ्रीका, ठीक। ये हुआ उत्तरी और ये हुआ दक्षिणी अमेरिका, बीच में क्या है, ये एस आकार का फ्रेंड्स देखिए अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ से क्या करना शुरू किया, ये पूरा एशिया हो गया, और एशिया में ये एक ये भारत मान लीजिए, ये भारत हुआ। यूरोप से क्या करना, ये नाविक लोग स्टार्ट किए, शुरू किए व्यापारिक मार्ग खोजना। ये खोजते खोजते एक नाविक यहाँ पर आ जाता है, ये क्या है, केप ऑफ गुड होप, इसी को क्या बोलते हैं, आशा अंतरिप। ये बार्थोलोमी क्या किया कि यहीं तक रुक गया, इसके आगे बढ़ने का कोशिश किया ही नहीं। इसी के व्यापारिक मार्ग एक वास्को डिगामा नामक यात्री होता है, वो क्या करता है कि इसी के रूट पर चलते हुए ये केप ऑफ गुड्स आता है, और यहाँ से ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये आगे बढ़ता है और यहाँ पर कहाँ पहुँच जाता है, कालीकट के तट पर। ये भारत में कालीकट के तट पर पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँचने में एक गुजराती व्यक्ति थे, इन्होंने इनका हेल्प किया। हेल्प करने के माध्यम से फ्रेंड्स अब ये पहुँच जाते हैं। यहाँ का राजा कौन होता है, जमोरिन होता है। तो फिर वास्को डिगामा यहाँ पर आ जाते हैं। वास्को डिगामा जब यहाँ पर आते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि केरल वाले इलाका में, दक्षिणी वाले इलाका में केवल क्या मसाले की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मसाले की खेती ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्होंने मसाला यहाँ से खरीदा। मसाला खरीदने के बाद इन्होंने यहाँ से मसाला लेकर कहाँ गए, यूरोप चले गए। यूरोप जाने के बाद वहाँ पर इसी मसाले को, मान लीजिए कि यहाँ 1 रुपया में ये मसाला खरीदे, तो वहाँ पर जाकर ये 60 रुपया में बेचते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड 60 गुना फायदा इनको हो गया। तो वहाँ पर जितने भी यूरोप के लोग हैं उन्होंने देखा कि भाई 1 रुपया, मान लीजिए कि 1 रुपया का कोई सामान खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा, और 60 रुपया में यहाँ पर मीन्स 60 गुना फायदा। तो सभी का आंख खुल गया। सभी लोग अब चाहते थे कि वहाँ पर जाकर हम लोग अब व्यापार करें वहाँ पर। तो देखिए 1498 में तो ये वास्को डिगामा पहली बार आते हैं, लेकिन इनको भी लालच, ये क्या किए, 1502 में ये पुनः आगमन होता है, इनका पुनः आगमन होता है, और यहाँ पर एक छोटा मोटा व्यापारी कोठी यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए कोचीन में सबसे पहले व्यापारी कोठी यहाँ पर वास्को डिगामा जो होते हैं वो कन्नूर में अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। अब देखिए, अब पुर्तगाली सरकार भी देखा कि भाई अब तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि 1503 ईस्वी में एक कंपनी जिसका नाम है इस्तादो द इंडिया, ये इस कंपनी का स्थापना किए, और स्थापना करने के बाद 1503 में यहाँ भारत के लिए भेज दिए। और यहाँ देखिए अब भारत के लिए भेजे तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आप डायरेक्टली जाकर तो वहाँ पर अपना फैक्ट्री जो भी है वो स्थापित तो नहीं कर सकते, वहाँ पर तो कोई ना कोई है, वहाँ पर शासन करने वाला कोई तो होगा। तो यहाँ पर जमोरिन थे, तो इनके साथ एक युद्ध होता है छोटा मोटा, उसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ कोचिन। तो
इस बैटल ऑफ कोचिंग के माध्यम से ये युद्ध होता है और व्यापारिक कोठी वहां पर पुर्तगाली लोग लगाने में सफल हो जाते हैं। फिर दोस्तों देखिए 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार एक वायसराय बनाकर एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम क्या होता है, अल्फांसो डी अल्मेडा। इनको बनाकर भेजता है, ये बनाकर भेजता है। तो ये अब फ्रेंड्स देखिए इनका क्या नीति है, इनका नीति क्या है कि जो भी व्यापारिक मार्ग है, समुद्री व्यापारिक मार्ग है, उसको ब्लॉक कर देना है, वहां से किसी को आने जाने नहीं देना है। ठीक, देखिए मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैप एक छोटा मोटा बना लेते हैं, वहां से समझेंगे हम लोग। ये रहा भारत, ठीक, और ये यूरोप और ये अफ्रीका, ठीक। ये तो लाल सागर था, ये रेड सी था, और यहाँ से भूमध्य सागर, ठीक। यहाँ से ये रहा फारस की खाड़ी और यहाँ ऐड हो जाता है फारस की खाड़ी। देखिए अब ये अल्फांसो डी अल्मेडा यहाँ पर आ जाते हैं। इनका क्या नीति था, इनके सबसे बड़ा नीति में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स की ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स, इसका दो घटक है, हम लोग दो घटक पढ़ेंगे। पहला क्या था, कार्टेज व्यवस्था और दूसरा फितोरिया व्यवस्था। ये दोनों व्यवस्था है क्या, देखिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जो सामुद्रिक मार्ग है उस पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इस पर हमारा राज हो, इस पर हमारा कब्जा हो। इसके माध्यम से कोई भी अगर जहाज जाती है, माल से लदा हुआ जहाज जाती है, चाहे किसी भी उद्देश्य से जहाज जा रही हो, तो उसको इस एरिया में प्रवेश नहीं करना। अगर प्रवेश कर रही है तो उसके लिए पुर्तगालियों का इजाजत चाहिए। तो कार्टेज व्यवस्था क्या है, कार्टेज व्यवस्था के तहत छोटे व्यापारियों को संरक्षण दिया जाता था। इसके माध्यम से क्या किया जाता था, छोटे व्यापारियों को संरक्षण दिया जाता था। देखिए इसका दबदबा, इस ब्लू वाटर पॉलिसी का दबदबा इतना होता है कि फ्रेंड्स अकबर सोचिए, इतने बड़े सम्राट अकबर को भी एक परमिट लेना पड़ता है, कि भाई हम लोग को भी अरब की खाड़ी और हिंद महासागर से होते हुए अपना माल ले जाने के लिए इजाजत दे। तो सोच लीजिए पुर्तगालियों का अभी फिलहाल तो आए ही 2-3 वर्ष पहले, और इतना बड़ा दबदबा यहाँ पर स्थापित कर लिया अपना। फितोरिया व्यवस्था क्या हुआ, फितोरिया व्यवस्था हुआ कि जो भी बंदरगाह पर आया तो बंदरगाह पर आने के बाद उसको एक प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। इसको क्या बोलते हैं, प्रवेश शुल्क। ये एक प्रकार का क्या था, ये एक प्रकार का टोल टैक्स था, ऐसा समझ लीजिए। ये टोल टैक्स था। तो भाई पहले टोल टैक्स दीजिए, परमिट लीजिए, इसके बाद आपको इजाज़त देंगे, नहीं तो फिर आप हमसे लड़िए फिर। और आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाल का नौसेना कितना मतलब कि मजबूत था। फ्रेंड्स अगर नौसेना के बारे में आप लोग को अगर ज़्यादा समझना हो तो आप लोग एक हॉलीवुड का मूवी बता देता हूँ, कैरेबियन ऑफ पायरेट्स। वो आप लोग मूवी देखिए, वहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से निगरानी यंत्र उन लोग का इतना मजबूत था। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि जो जहाज होता है तो जहाज के सबसे ऊपर में एक तख्ता लगाया जाता है। उस तख्ता पर एक व्यक्ति बैठा होता है, एक लंबा सा दूरबीन लिए हुए, और एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं लोग। तो वो देखिए वो सिस्टम इतना मजबूत था पुर्तगालियों का कि तुरंत सूचना मिल जाता था कि कौन इस रास्ते से व्यापारिक मार्ग से वो कौन आ रहा है। तो ये देखिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अब यहाँ पर कौन है, तुर्की का साम्राज्य स्थापित हो गया, और प्लस और अब यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ गुजरात में अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ये लोग इधर भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए कुछ समय बाद यहाँ पर वेनिस इटली, यहाँ पर उनका क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो ये लोग भी यहाँ पर व्यापार करते हैं। तो देखिए यहाँ पुर्तगालियों के आने के बाद ये व्यापारिक मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो भाई ये लोग ये भी गुस्सा कि भाई हम लोग को इजाज़त दे ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी मतभेद में आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लड़ाई होता है। तो ठीक है हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था, तो अल्मेडा के द्वारा ये
आया हुआ था। तो देखिए ये क्या किया अल्मेडा कि ये जो भी बाहरी जो भी बाह्य भाग है भारत का, उस पर अपना कब्जा जमाए रखा और भारत के अंदर जाने की कोशिश नहीं किया। अंदर जाने की कोशिश कौन करेगा? अब गवर्नर आएगा एक 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क नाम का एक गवर्नर आएगा। इसी को फ्रेंड्स वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। क्यों वास्तविक संस्थापक बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर तो अपना कब्जा जमाए ही रखा है, लेकिन ये अब घुसने के भी कोशिश, यहाँ से घुसने का भी कोशिश प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रयास में देखते हैं गोवा में और यहाँ पर दमन और द्वीप यहाँ पर क्या करते हैं? अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। ये तो अल्मेडा का हम लोग समझ लिए वाटर पॉलिसी। अब अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक के बारे में हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि ये 1509 ईस्वी में यहाँ पर आए थे, लेकिन इसके पहले देखेंगे कि ये 1503 ईस्वी से ही यहाँ पर भारत में मौजूद थे। तो 1503 ईस्वी में ये एक स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में यहाँ पर आए हुए थे। इसी के समय देखिए, अब इसका आंतरिक स्थिति देखिए भारत के उस समय क्या है। दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे पतनशील अवस्था में, फिर बहमनी साम्राज्य आता है। बहमनी साम्राज्य भी, उसका भी पतन हो जाता है। तो पतन होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, 1484 में बरार हो जाता है। 1484 में बरार, 1489 में आदिल शाही का बीजापुर, ये आदिल शाही क्या करते हैं? बीजापुर को स्वतंत्र कर देते हैं। फिर 1527 ईस्वी में बीदर, इसमें बीदर शाही आता है। फ्रेंड्स, फिर आगे देखेंगे हम लोग कि 1489 में अहमदनगर की स्थापना होता है। तो देखिए ये हुआ इसका उस समय भारत की आंतरिक स्थिति। एक तो दिल्ली सल्तनत पतनशील अवस्था में और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य भी टूटकर छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त हो गया है। तो इसी में देखिए एक 1489 में आदिल शाही बीजापुर, ये बीजापुर को स्वतंत्र कर देते हैं और वहां के सम्राट जो भी होते हैं उनको आदिल शाही बोला जाता है। तो ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है। ये एक अब बैटल ऑफ दीव, इसको बैटल ऑफ दीव, यहाँ पर क्या है? दमन और दीव। तो यहाँ का स्थिति देखेंगे फ्रेंड्स। अब इसको कैसे, अब जो अल्बुकर्क अपने रणनीति के माध्यम से इस पर अटैक करना शुरू करते हैं और अपना स्थलीय भाग पर भी अब कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या था कि तुर्की, अरब और यहाँ वेनिस, तीनों का व्यापार यहाँ पर हो रहा था। तो इनका जो व्यापार अवरुद्ध हो रहा था पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के माध्यम से। तो इन्होंने क्या किया कि जमोरिन के पास जाकर ये क्या किया कि शिकायत की, लेकिन ये मान गए। अब क्या किए कि अब इन लोग पुर्तगाली तो ऐसा मानने वाले थे नहीं, तो अब इन्होंने क्या किया कि तुर्की, अरब, ये क्या कि यहाँ पर एक इजिप्ट है, इजिप्ट इस साइड में एक इजिप्ट है। तो इजिप्ट का वहाँ पर जो शासन था उसको मामलुक बोला जाता था, मामलुकों का वहाँ पर शासन था। और यहाँ पर गुजरात का सल्तनत था। ठीक, तो इन तीनों ने एक गठबंधन किया और तीनों गठबंधन करके बोले कि भाई सबका यहाँ पर हित जो है वो प्रभावित हो रहा है पुर्तगालियों के माध्यम से। तो एक तरफ 4 लोग और दूसरे तरफ पुर्तगाली। ठीक, तो यहाँ पर क्या किए कि मामलुक, ये वेनिस बोला, इसके पास हथियार का सप्लाई बहुत ज़्यादा था। तो ये बोला कि हम आपको हथियार दे देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा कि हमको टैक्स फ्री व्यापार का एक सुविधा दे दीजिएगा। तो सभी लोग मान गए और तीनों चारों मिलकर फ्रेंड्स क्या करते हैं, पुर्तगालियों पर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इसी में ये क्या होता है, यहाँ पर एक गुजरात का सल्तनत जो है वो गोवा में एक गवर्नर बनाकर भेजा हुआ रहता है, जिसका नाम क्या है, मलिक अयास। ये सभी लोग यहाँ पर एक टुकड़ी आता है मलिक अयास के पास। मलिक अयास इसको इजाजत ही नहीं देता है बैटल करने का, लेकिन फिर भी ये थोड़ा दूरगामी सोच का होता है, लेकिन फिर भी क्या, मलिक अयास अंततः मान जाता है। और सभी लोग क्या किए कि अब एक साथ हो गए। एक साथ होने के बाद फ्रेंड्स देखिए 1508 ईस्वी में एक बैटल ऑफ चौल होता है। इस समय अल्बुकर्क हालांकि नहीं थे, तो बैटल ऑफ चौल होता है। इस बैटल ऑफ चौल में क्या होता है फ्रेंड्स कि पुर्तगालियों का
पुर्तगाली हार जाते हैं, इनको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन लोग को देखिए एक गलती की, इन लोग पुर्तगालियों को खदेड़ कर यहाँ से कोचिंग तक नहीं लाए, यहीं पर इनको मतलब कि कोचिंग पर अटैक नहीं किए, यहीं पर छोड़ दिए, यही इनका बहुत बड़ा गलती था। अब ये फ्रेंड्स देखिए अल्बुकर्क कहाँ मतलब कि मानने वाले थे, इनके हित प्रभावित हो रही है, ऐसे ही चुप बैठेंगे। ये क्या किए, अपने सेना को पुनर्गठित किए, फिर से पुनर्गठित किए, और पुनर्गठित करने के बाद एक बढ़िया सा मूवमेंट देखे अटैक करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये है पुर्तगाली लोग है, अल्बुकर्क है। तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे जाते हैं और क्या होता है कि हाँ, एक चीज तो फैक्ट बताना भूल ही गया फ्रेंड्स, इस युद्ध में क्या होता है कि जो अल्मेडा है, इनके पुत्र, अल्मेडा के पुत्र कौन है, लॉरेंस डी अल्मेडा, लॉरेंस डी अल्मेडा, इनकी क्या होते हैं, मृत्यु हो जाता है। जैसे ही मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद ये और ज्यादा भड़क जाते हैं, ये बोलते कि अब तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, नहीं छोड़िए, ये जाते हैं। अब क्या लड़ाई होता है, और इसी समय बैटल ऑफ चॉल में क्या होता है कि इनका मीन्स डेथ हो जाता है। ठीक, भरसक प्रयास करते हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाते। इसी समय अल्बुकर्क आते हैं। ठीक, अब अल्बुकर्क क्या आते हैं, ये इनको तो बदला लेना है, अब अल्मेडा का तो बदला लेना है, तो अल्बुकर्क का बदला लेते हैं। ठीक, तो ये अब क्या करते हैं कि ये अब अल्बुकर्क एंग्वेडा चॉल होते हुए कहाँ जाते हैं, दीव में जाते हैं। ये दीव में जाकर वहां पर अब अटैक करना शुरू कर देते। तो फ्रेंड्स देखिए 2 फरवरी को वहां पर दीव में पहुंच जाते हैं, और 3 फरवरी 11 बजे से वहां पर बैटल शुरू हो जाता है। तो इस बैटल में क्या होता है कि पुर्तगाली अब देखिए पुर्तगाली मीन्स कौन, यहाँ गवर्नर कौन, अल्बुकर्क। इसीलिए भाइयों इनको वैसे ही संस्थापक इनको नहीं माने थे, बहुत तेज तरह और शातिर माइंड के थे ये। तो ये क्या करते हैं, अब अल्बुकर्क वहां पर अपना विजयी पताका लहरा देते हैं। तो ये विजयी पताका लहराने के बाद ये जो चॉल में हार हुआ था, बैटल ऑफ चॉल में हार हुआ था, तो उसका हर्जाना वसूलते हैं। तो हर्जाना में क्या कि वहां जो भी पुर्तगाली कैदी थे उनको सारे पुर्तगाली कैदी को छुड़वाए, फिर से वहां पर दीव में ट्रेड एग्रीमेंट कराया कि हम लोग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराइए, हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे वहां से। फिर हर्जाना के रूप में बहुत सारे फ्रेंड्स गोल्ड लिए वहां से, और उस गोल्ड को क्या किए कि ये पुर्तगाली लोग उस एरिया में बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह सब बनाए थे, तो उन लोग को सारा फंडिंग अब कर दिया। तो ये देखिए बैटल ऑफ दीव के माध्यम से दीव में अपना क्या किए, दीव में अपना क्या किए कि व्यापारिक गतिविधि का इजाफा किए, और वहां व्यापारिक गतिविधि शुरू हुआ। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, दीव को अभी पूर्णतः कब्जा में नहीं लिए हैं, वहां पर केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे जो नानू डी कुन्हा आएंगे वो क्या करते हैं कि दीव को अपने अंडर में ले लेते हैं। ठीक, तो यहां से हो गया। अब देखिए, अब 1510 ईस्वी में एक गोवा को बैटल ऑफ गोवा होता है। बैटल ऑफ गोवा में क्या करते हैं कि वहां का जो बीजापुर का शासक है, इसको हरा दिया जाता है, क्योंकि बीजापुर का शासक जो आदिल शाही है, इसी का यहाँ पर कब्जा गोवा में रहता है। ठीक, तो अब देखिए इस पर कैसे कब्जा जमाते हैं, अल्बुकर्क के माध्यम से कैसे कब्जा जमाया जाता है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि वहां पर गोवा में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, और जो वहाँ का जो शासक था आदिल शाही था वो क्या था, मुस्लिम था। तो फ्रेंड्स देखिए, फूट डालो शासन करो, ये केवल अंग्रेजी इसका पालन नहीं करते थे, ये सारे यूरोपीय कंपनी इसी तरह से करती थी। फूट डालना शुरू किया, हिंदुओं को बोला तुम लोग गुस्सा हो, खफा हो यहाँ किसी से, आदिल शाही से, तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो ये क्या किया, हिंदू लोग को अपने पक्ष में ले लिया, और बोला हिंदू लोग को अपने पक्ष में लिया और बोला कि तुम्हारे हित में, हम अगर जीत जाएंगे तो तुम्हारे हित में काम करना शुरू कर देंगे। और ये हिंदू लोग जो थे इस्माइल शाही, यहाँ का शासक कौन है, इस्माइल आदिल शाही, इससे नाखुश थे। तो फ्रेंड्स क्या किए, ये अल्बुकर्क क्या करता है कि यहाँ से कोचिंग से चलना शुरू किया, और यहाँ पर आकर गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर आकर गोवा को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में जैसे ही कब्जा में लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किया, किला निर्माण शुरू कर दिया, और इस किला को हथियारों से
लैस कर दिया, एकदम हथियारों से लैस कर दिया। अब बताइए, इस्माइल आदिल शाही के घर में घुस के वहां पर किले का निर्माण हो रहा है और आदिल शाही को बाद में पता चलता है, तो सोच लीजिए कितना हमारे भारतीय शासक लोग कितना मतलब कि जागरूक रहते थे अपने साम्राज्य के प्रति। तो यहाँ पर ये सारा कुछ कर दिया। अब इस्माइल आदिल शाही को पता चलता है, तो ये अब दौड़े दौड़े जाते हैं विजयनगर के साम्राज्य के, विजयनगर के सम्राट के पास। तो उस समय कौन होते हैं फ्रेंड्स? उस समय कौन है? वहां का कृष्ण देवराय, जिसको बोला जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट था वो। तो इनका अब हेल्प मांगता है, किसका? विजयनगर से। विजयनगर से ये हेल्प मांगते हैं। तो ठीक है, इसी समय हेल्प कौन? पुर्तगाली भी मांगते हैं, लेकिन पुर्तगालियों लोग को ठेंगा दिखा दिया जाता है। और किसको हेल्प दिया जाता है? किसको? आदिल शाही को, इस्माइल को। इस्माइल को यहाँ पर हेल्प दिया जाता है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि यहाँ पर गोवा में आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, अटैक करते हैं यहाँ पर पुर्तगाली लोग पीछे हट जाते हैं। पीछे ही नहीं हटते हैं बल्कि एकदम सरपट भागते हैं, क्योंकि वहां पर एकदम बुरी तरह से पुर्तगाली लोग पराजित हो जाते हैं। और एक गोवा में मांडवी नदी है, इस मांडवी नदी होते हुए क्या किए? ये अपना बाहर की ओर भाग गए। फिर फ्रेंड्स देखते हैं, ये फिर अल्बुकर्क यूं ही थोड़ी मानने वाला है। अल्बुकर्क फिर क्या किया? अपने सेना को पुनर्संगठित किया, और पुनर्संगठित करने के माध्यम से अब फिर से क्या करता है कि यहाँ से अब अटैक करना शुरू कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स, अब यहीं से बैटल ऑफ गोवा शुरू हो जाता है। तो 25 नवंबर 1510 को गोवा को अपने कब्जे में कर लिया जाता है। और वहां पर किए गए, हिंदुओं से किए गए सारे वादे कौन? पुर्तगाली पूरा करते हैं। क्या वादा किया गया था? कि आपको टैक्स समाप्त कर देंगे, आप पर कोई टैक्स, व्यापार अगर कर रहे हैं तो आप पर कोई हम टैक्स नहीं लेंगे। वहां पर बहुत प्रकार के हॉस्पिटल बनाए, उसको फंडिंग दिया, फिर बहुत सारा दान दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स देखिए क्या क्या होता है कि यहाँ पर सती प्रथा होता है, सती प्रथा। अब देखिए, ये अब अल्बुकर्क कितने शातिर यहाँ पर देखिए एक चाल चलते हैं। ये तो समझते हैं कि यूं ही पुर्तगाली लोग तो वहां पर जाकर शादी महिला लोग से नहीं करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि उस एरिया में सती प्रथा को समाप्त कर देते हैं। और सती प्रथा जैसे ही समाप्त हुआ तो अब विधवा जो महिला है वो तो अब सती नहीं होंगी, विधवा रहेंगी। तो अब यहाँ पर एक गेम खेल दिया, जो भी निम्न वर्गीय पुर्तगाली है, इन लोग को इजाजत दे दिया गया कि जाइए आप लोग उन महिलाओं से, जो विधवा महिला है, उनसे आप लोग शादी कर लीजिए। तो ठीक है, वैवाहिक संबंध के माध्यम से इस गोवा को अब पूर्णतः अब पुर्तगाल के आवरण में एकदम से ढक दिया जाता है और पुर्तगाल के वहां पर सभ्यता संस्कृति का अब स्टार्ट कर दिया जाता है। यही इसीलिए फ्रेंड्स देखिए, भारत आजाद तो हो गया, लेकिन 1961 तक यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। और एक संधि के माध्यम से यहाँ पर दमन, दीव और गोवा, इन तीनों को क्या किया गया? पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदू जो भी थे, यहाँ ये अल्बुकर्क से इतना प्रभावित थे कि इनके मृत्यु के बाद फ्रेंड्स एकदम लग रहा था इनके परिवार का किसी व्यक्ति का डेथ हुआ है। वहां पर एकदम मौन धारण किए हुए थे अल्बुकर्क के मृत्यु के बाद। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुओं के लिए ये बहुत सारा काम किए थे। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया अल्बुकर्क के बाद कौन आते हैं? नूना डी कुन्हा। ये कौन आते हैं? ये तीसरे गवर्नर के रूप में नूना डी कुन्हा। ये कब आते हैं फ्रेंड्स? तो 1529 से लेकर ये 38 तक यहाँ पर राज करते हैं। तो ये देखिए, इनका कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि गोवा को अपने राजधानी बनाए। पहले कहाँ था? पहले कोचीन था। तो ये कोचीन से शिफ्ट करके कहाँ पर ला दिए? गोवा में। ये सबसे महत्वपूर्ण काम इनका यही था। और दूसरा क्या था? ये दमन को भी अपने कब्जा में ले लिए। कब?
1535 ईस्वी में 1535 ईस्वी में दमन को भी अपने कब्जा में ले लिए और यहाँ पर बस्ती का निर्माण अपने पुर्तगालियों का बसावट शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो हम लोग समझ लिए तीनों वायसराय का ये कार्यकाल और मेन जो कारण था, काम था उनका, ये देख लिए। अब देखते हैं कि भाई इतना मजबूत हो गए थे पुर्तगाली, तो इनका पतन कैसे हो गया, ये अचानक इनका पतन कैसे हो गया। तो ठीक है, इनका पतन का कारण देखते हैं। इनका पतन का कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जो भी कंपनी थी, एस्तादो दी इंडिया जो कंपनी थी, ये कंपनी क्या थी, सरकारी कंपनी थी, ना कि ये प्राइवेट थी। तो सरकारी कंपनी अगर है तो सरकार का नकेल उस पर ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप क्या हुआ, हस्तक्षेप ज्यादा हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं तो वो क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, ये एक प्राइवेट कंपनी था, इसीलिए ये यहाँ पर सक्सेस हो गया। लेकिन ये क्या था, सरकारी कंपनी था। दूसरा देखेंगे कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी था। ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से जो भी वहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य थे, जैसे गुजरात के सल्तनत हुए, फिर उधर वेनिस हुए, इधर ऑटोमन साम्राज्य हुए, तुर्की हुए, तो उन लोगों से क्या किया, ये दुश्मनी मोल लिए। अब भाई दुश्मनी मोल लिए तो इन लोगों को खतरा ज़्यादा होने लगा। यही कारण है कि बैटल ऑफ दीव होता है और बैटल ऑफ गोवा होता है। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा इन्होंने कठोर धार्मिक नीति अपनाया, कठोर धार्मिक नीति अपनाया। धार्मिक नीति के माध्यम से ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नीति अपनाए। तो इसके चलते यहाँ पर क्या देखते हैं कि सामाजिक हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगा। फलते यहाँ की जनता क्या हुआ, असंतोष, जनता में असंतोष का भाव पैदा हुआ। चौथा देखते हैं कि इसी समय डच और ब्रिटिश व्यापारी कंपनियां हैं, इन लोगों का आगमन शुरू होता है। और इन लोगों के आगमन शुरू होने के बाद ये भी किस उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, और व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। और इसके पहले कौन थे, पुर्तगाली। तो भाई दोनों में तो मतभेद होना शुरू हो गया। तो इसी कारण ये पुर्तगाली लोग डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टिक नहीं पाए और अंततः युद्ध होते रहता है और क्या होता है, पुर्तगाली लोग का ये पतन हो जाता है। फिर पांचवा कारण में देखते हैं कि फ्रेंड्स इसी समय देखिए, वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ये पुर्तगाल क्या करता है कि ब्राजील का खोज कर लेता है। तो इधर से भारत में तो जो भी करना है वो कर लिया और फिर उधर ब्राजील में अपना एक उपनिवेश नया स्थापित कर लिया है। तो सारा फोकस कहाँ चला गया, भारत को छोड़ के अब ब्राजील में। तो ये इस नए उपनिवेश पर अपना पूरा कब्जा जमाने के लिए भरपूर कोशिश किए। तो ये हुआ इनका पतन का कारण। अब पुर्तगालियों का फ्रेंड्स हम लोग सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आगे देखेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में देन, भारत में क्या क्या देन था पुर्तगालियों का। तो सबसे पहले देखेंगे कि तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कौन किया, पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। और अंततः अभी तक देखिए फ्रेंड्स कि तंबाकू की खेती यहाँ पर होते आ रहा है। दूसरा जहाज निर्माण उद्योग। तो ये सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो फ्रेंड्स कहाँ, गुजरात और कालीकट इनका क्या था, जमावड़ा था। तो यहाँ पर अपना जहाज निर्माण उद्योग फैक्ट्री लगाए और इसके माध्यम से इस उद्योग को बढ़ा। फिर देखिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना फ्रेंड्स कब, 1556 ईस्वी में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला वैज्ञानिक जनरल कब प्रकाशित हुआ, ये सबसे पहला वैज्ञानिक जनरल कौन था, द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। ये पहला प्रेस के माध्यम से यहाँ पर स्थापित है। फिर चौथा देखिए फ्रेंड्स, गोथिक कला। ये गोथिक कला क्या है फ्रेंड्स, ये गोथिक कला में देखते हैं कि जो भी दरवाजे या विंडोज का निर्माण होता है, तो उसमें देखिएगा विभिन्न प्रकार के कटिंग्स लगाए जाते हैं उसमें। तो वही क्या है, वही कटिंग्स अगर आप लोग गिरजा घर में चले जाएंगे तो बड़े बड़े चर्च में आप लोग देखिएगा वहाँ कि जो भी वहाँ पर दरवाजे होते हैं तो उस दरवाजे में विभिन्न प्रकार के आर्ट वहाँ पर किए गए होते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के आर्ट किए गए होते हैं, विभिन्न प्रकार की वहाँ पर
कटिंग देखने के लिए मिलता है। तो वही क्या है, गोथिक कला है। और आज भी देखिए जाकर चर्च में, बड़े बड़े गिरजाघर में जाकर देखिए तो गोथिक कला के माध्यम से वहां पर दरवाजे का निर्माण किया गया होता है। फिर पांचवा में देखेंगे कि फ्रेंड्स सबसे पहला ये कंपनी था, ये सबसे पहला मीन्स देश था जो भारत में आया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ये सबसे पहले इन्हीं का देन है। फिर 6 में देखेंगे फ्रेंड्स कार्टेज व्यवस्था। ये कार्टेज प्रणाली क्या है ये तो हम आपको समझा ही चुके हैं पहले। तो ये कार्टेज प्रणाली के माध्यम से समुद्रिक व्यापारिक सर्वोच्चता हासिल कर लेते थे और यही देन था कि अकबर को भी इनके माध्यम से परमिट लेना अति आवश्यक हो गया था। तो ये समुद्री व्यापारिक सर्वोच्चता, और इसका देखिए आज के डेट में कितना इसका मतलब की जरूरत है। यहाँ पर देखिए इसको करंट से अब जोड़ते हैं फ्रेंड्स, कार्टेज व्यवस्था को करंट से अब देखिए कैसे। ये हिंद महासागर हुआ तो विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, जो भी विश्व समुदाय के जो भी शक्तिशाली देश हैं, वो क्या चाहते हैं कि इन्हीं व्यापारिक रूटों पर मेरा दबदबा हो, मेरा कब्जा हो। जैसे साउथ चाइना सी देखिए, साउथ चाइना सी हुआ तो साउथ चाइना सी में चीन क्या करना चाहता है कि वहां पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं और उसी के माध्यम से मोतियों की माला होते हुए चीन क्या करना चाहता है, भारत को घेरना चाहता है। तो किस माध्यम से, यही समुद्रिक व्यापारिक सर्वोच्चता, इसको व्यापारिक भी बोल सकते हैं और समुद्रिक सर्वोच्चता के माध्यम से भी इसको घेरना चाहते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कार्टेज प्रणाली आज के डेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए ये सारा रहा ये पुर्तगालियों का दिन। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे डच और ब्रिटिश कंपनियों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन, इनका आगमन कैसे होता है, कैसे यहाँ पर लड़ाई होता है और अपना वहां पर किला या अपना किला बनाते हैं। तो ये सब सारा हम लोग उसमें कवर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए फ्रेंड्स। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा सा ये क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन हो, उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए कि समय ये वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच।